नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया केजरीवाल भ्रष्टाचार के जुड़वा टावर, दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की थी नीति, बीजेपी का आरोप। जी हां दोस्तों, आबकारी नीति घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के जुड़वा टावर कहा। पूनावाला बोले कि ये दोनों इतने हताश हैं कि वे हर तरह से मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कई ट्वीट्स के जरिए आप नेताओं से 15 सवाल पूछे। शराब घोटाले में आरोपी विजय नायर कौन है? आप नेताओं के साथ उसका क्या संबंध था? आयकर आबकारी नीति घोटाला मामले के आरोपियों में से एक है। पहले ऐसी खबर आई थी कि नायर विदेश भाग गया है। इसके अलावा उसने आबकारी नीति घोटाले के 11वें आरोपी दिनेश अरोड़ा के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा। दोस्तों, शहजाद पूनावाला ने पूछा कि आरोपी नंबर 11 दिनेश अरोड़ा के साथ आपका रिश्ता क्या है? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लुकआउट सर्कुलर जारी करने की खबर पर भड़के मनीष सिसोदिया बोले, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, क्या आपको मैं मिल नहीं रहा? जी हां दोस्तों, सीबीआई ने रविवार को कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के खिलाफ जल्द लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा सकता है। पहले यह खबर आई थी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सिसोदिया व बाकी आरोपियों के खिलाफ सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस खबर के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सिसोदिया ने लिखा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कोई कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है आपको, मैं मिल नहीं रहा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इसके बजाय हर सुबह वे सीबीआई ईडी का यह खेल शुरू करते हैं। ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा? लुकआउट एक सर्कुलर है जो जांच अधिकारियों की ओर से जारी की जाता है। दोस्तों, सर्कुलर यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश से भागने जाए। हाल ही में कोलकाता पुलिस ने पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। दोस्तों, सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 120B, 470A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव, 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूटे। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव हुआ, जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। पथराव के वक्त सीएम नीतीश काफिले में नहीं थे। घटना के बारे में अधिकारियों ने बताया कि यह घटना पटना जिले के गोरीचिप थाना के सहयोगी गांव से हुई, जहां उनके काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गालीबाज महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, गार्ड को कहे थे अब शब्द। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में गार्ड से गाली गलौज करने वाली महिला और पेशे से वकील भाव्या राय को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने भाव्या के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले पर सोसाइटी के लोगों ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है, हमारे साथ बदतमीजी करेगी तो हम क्या करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भाव्या को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो मुस्कुराती हुई नजर आई और उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। गार्ड करण चौधरी, जिन्होंने की वीडियो बनाया था, ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ गेट खोलने में थोड़ी देर कर दी। भाव्या राय पार्किंग से गाड़ी निकाल रही थी कि देर होने पर उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। मैं तुरंत गेट की तरफ भागा और मैंने वीडियो बना लिया। वीडियो को तुरंत सीनियर अधिकारियों को दे दिया। इस पूरे मामले पर जेपी विश टावर टाउन सोसाइटी के लोगों ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है, हमारे साथ बदतमीजी करेगी तो हम क्या करेंगे। सेक्रेटरी अंकित ने बताया कि भाव्या राय इस साल के शुरू में यहाँ शिफ्ट हुई थी। ट्रेजर ऑफ द सोसाइटी अंशु गुप्ता ने बताया कि भाव्या के फ्लैट खाली कराने की तैयारी शुरू हो गई है, मालिक पूरा सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महिला के खिलाफ नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर यूपी बॉर्डर पर छोड़ा, किसान नेता बोले आवाज नहीं दबा सकती सरकार। जी हां दोस्तों, देश भर में बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को रविवार को दिल्ली में प्रवेश की कोशिश करने पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के अहम चेहरे टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर दोपहर के आसपास रोक लिया गया था। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि उनके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया और विधु विहार थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उनसे लौट जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि टिकैत ने पुलिस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनको वापस भेज दिया गया। सूत्रों ने बताया कि टिकैत को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में अनावश्यक भीड़-भाड़ रोकने का प्रयास कर रही है। टिकैत ने ट्वीट किया कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। यह गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। न रुकेंगे, न थकेंगे और न ही झुकेंगे। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने टिकैत को हिरासत में लिए जाने की निंदा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा ने छोड़ा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई में पद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई से पद से इस्तीफा दे दिया। बीते दिनों पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने रविवार को कहा कि वे पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई की संचालन समिति के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। बीते दिनों पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन आजाद ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब जम्मू और कश्मीर में संगठन में सुधार के तौर पर गांधी ने आजाद के करीबी माने जाने वाले विकार रसूल वानी को अपनी जम्मू कश्मीर इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वायरस संक्रमण, कांगो में फिर इबोला का तांडव। 2 महीने बाद मिले 4 मरीज, चारों की मौत। जी हां दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के हिंसाग्रस्त पूर्वी इलाके के उत्तरी क्यू प्रांत में इबोला वायरस का खतरा एक बार फिर सामने आया है। इस इलाके में इबोला वायरस के संदिग्ध मामले की जांच की जा रही है। पिछले इबोला वायरस महामारी के अंत की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब इबोला वायरस का नया प्रकोप शुरू होने की आशंका जताई है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक DRC ने पिछले महीने की शुरुआत में अपने देश से इबोला महामारी के अंत की घोषणा की थी, जबकि 2 महीने के बाद ही उत्तर पश्चिम भूमध्य रेखा के करीब के प्रांत में इबोला वायरस फिर से उभरा है। WHO ने कहा कि इबोला के 4 पुष्ट मामले और एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जिनमें से सभी की मृत्यु हो गई है। WHO के मुताबिक 1976 में जब से इस बीमारी की खोज की गई है, यह इस देश में इबोला वायरस का 14वां प्रकोप है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाकाल थाली एड पर जोमेटो ने माफी मांगी। कहा ऋतिक ने महाकाल रेस्टोरेंट की बात कही थी, फिर भी दिल से माफी चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने महाकाल मंदिर पर ऋतिक रोशन स्टारर एड वापस ले लिया है। कंपनी ने इसे लेकर माफी भी मांगी है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ऋतिक रोशन ने महाकाल रेस्टोरेंट से थाली मंगाने की बात कही थी, न कि महाकालेश्वर मंदिर से। इस मामले में मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद ट्विटर पर बाइकआउट जोमेटो ट्रेंड हो रहा था। दोस्तों, जोमेटो ने कहा कि यह विज्ञापन उनके देश भर में जारी कैंपेन का हिस्सा है। इसमें वे लोकल फूड आउटलेट्स से के सबसे ज्यादा चर्चित मेन्यू को प्रमोट कर रहे हैं। विज्ञापन में महाकाल से थाली मंगवाने का मतलब शहर के प्रसिद्ध महाकाल रेस्टोरेंट से था, ना कि भगवान महाकालेश्वर से था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिजोरम के मुख्यमंत्री की बेटी ने डॉक्टर को मारा थप्पड़, बिना अपॉइंटमेंट ट्रीटमेंट करने से कर दिया था इनकार, पिता ने मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक डॉक्टर को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। दोस्तों, यह घटना बुधवार को राजधानी आइजोल के एक अस्पताल में हुई। मुख्यमंत्री की बेटी मिलारी छांगटे स्किन डॉक्टर के पास बिना अपॉइंटमेंट के चली गई थी। तब उन्हें डॉक्टर ने यह कहकर देखने से मना कर दिया था कि वह अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आई है, पहले अपॉइंटमेंट लेकर आए तभी इलाज किया जाएगा। बस इतनी सी बात से नाराज होकर मिलारी ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है।
वीडियो वायरल होने के बाद से ही सीएम जोरमथंगा और उनका परिवार सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहा है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना का विरोध किया, साथ ही प्रदर्शन भी किया। साथ ही डॉक्टरों ने शनिवार को काली पट्टी बांधकर काम किया। दोस्तों, बेटी की इस हरकत पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के साथ उनकी बेटी के दुर्व्यवहार के लिए वह माफी मांग रहे हैं। उसने गलती की है, मैं इस व्यवहार को किसी भी तरह से सही नहीं मानता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर भड़की एसजीपीसी। प्रधान धामी बोले, सरकार बलात्कारियों को रिहा कर सकती है तो बंदी सिखों को क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी ने सवाल उठा दिए हैं। कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि गर्भवती बिल्किस बानो का दुष्कर्म हुआ और परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसे दोषियों को अगर सरकार रिहा कर सकती है तो बंदी सिखों को क्यों नहीं। धामी ने कहा कि गुजरात के एक विधायक ने बयान दिया कि बिल्किस बानो दुष्कर्म केस में सजा भोग रहे 11 दोषियों ने इस घटना को अंजाम जानबूझकर नहीं दिया। हालात ऐसे थे। इन सभी दोषियों का चरित्र अच्छा है, लेकिन बंदी सिखों ने भी तो जो किया वे कौम के लिए कर रहे थे। स्वर्ण मंदिर पर की गई कार्रवाई और दिल्ली कानपुर पर वह अन्य जगहों पर सिखों ने वह किया। जनसंहार बंदी सिखों की प्रतिक्रिया थी। बंदी सिखों की जो सजाएं थी वह पूरी हो चुकी हैं। प्रधान धामी ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 9 बंदी सिखों की रिहाई के हुक्म दिए थे। 2 बंदी सिखों की मौत की सजा को भी कम कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद बंदी सिखों को रिहा नहीं किया गया। अगर सरकार बलात्कारियों व कातिलों की सजा माफ कर सकती है तो बंदी सिखों को रिहा किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती फिर नजरबंद। फोटो शेयर कर बोली, हमें कश्मीरी पंडितों का दुश्मन प्रोजेक्ट कर रही है सरकार, इसलिए हाउस अरेस्ट किया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। उन्होंने अपने घर के बाहर तैनात सीआरपीएफ और मुख्य गेट पर लगे ताले की फोटो भी शेयर की। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से मुझे सुरक्षा का हवाला देकर नजरबंद किया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के दर्द को छिपाना चाहती है। उनकी निर्दयी नीतियों की वजह से उन लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है। उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा है। इस तरह से सरकार हमें सबके सामने कश्मीरी पंडितों का दुश्मन प्रोजेक्ट कर रही है, इसलिए मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती रविवार को सुनील कुमार भट्ट के परिवार से मिलने जा रही थी। भट्ट की 16 अगस्त को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सुनील और उसके भाई पर हमला किया था, जिसमें सुनील की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल बद्र ने ले ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान ने फिल्म निर्माताओं पर भी लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी और अफगान फिल्म प्रोड्यूसर्स हिरासत में। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद से पत्रकारों की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है। वे दुनिया को साफ साफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हाल ही में तालिबान ने अमेरिकी पत्रकार और स्वतंत्र फिल्म निर्माता इवोर शिरियर और अफगान निर्माता फैजुल्लाह फैज बख्श को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क स्थित एक मीडिया वॉचडॉग ने तालिबान को अमेरिकी पत्रकार और स्वतंत्र फिल्म निर्माता इवोर थियर और अफगान निर्माता फैजुल्लाह फैज बख्श को तुरंत रिहा करने और पत्रकारों को हिरासत में लेने से बंद करने के लिए कहा है। दोस्तों, पत्रकार सुरक्षा समिति के अनुसार 17 अगस्त को शिरियर और फैज बख्श काबुल में जिलादश के शेरपुर इलाके में कई सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया था जब वह शूट कर रहे थे। यह वह क्षेत्र है जहां अमेरिका ने अल कायदा नेता अयाम अल ज़हावरी को ड्रोन हमले में मार गिराया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उम्र पूछने पर देना पड़ा 4 लाख का मुआवजा। डोमिनोज ने इंटरव्यू में महिला से पूछी उम्र। फ्रेंचाइजी पर उम्र और लिंग भेदभाव का आरोप। जी हां दोस्तों, इंटरव्यू में महिला की उम्र पूछना डोमिनोज को भारी पड़ गया। इसके लिए कंपनी को महिला को 4,250 पाउंड यानी कि लगभग 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने पड़े। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी आयरलैंड में रहने वाली जेनिस वॉल्स नाम की महिला ने डोमिनोज में पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। काउंटी टायरोन के स्ट्रेबैन में डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइजी के इंटरव्यू में डेनिस से उनकी उम्र पूछी गई। जेनिस वॉल्स के अनुसार उन्हें उनकी उम्र और महिला होने के कारण इस जॉब के लिए नहीं चुना गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद का दावा, आबकारी नीति बनाने संबंधी बैठकों में केसीआर परिवार के लोगों ने लिया था हिस्सा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता एवं
सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आबकारी नीति को लेकर जारी विवाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को शामिल करते हुए परिवार को कहा कि उनके परिवार के सदस्यों ने नीति बनाई जाने के संबंध में यहां के 5 सितारा होटल में हुई बैठकों में भाग लिया था। वर्मा ने कहा कि तेलंगाना में इसी प्रकार की आबकारी नीति है और यह पश्चिम बंगाल में भी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के परिवार के सदस्यों ने दिल्ली आबकारी नीति बनाने के लिए एक होटल में आयोजित बैठकों में भाग लिया था। केसीआर के परिवार ने पंजाब में इसी प्रकार की नीति लागू कराई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप हर वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेरा सपना है 12 घंटे में नागरिकों को नरीमन पॉइंट से दिल्ली पहुंचाना, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजमार्ग का अपडेट देते हुए बताया कि एक्सप्रेसवे का काम 70% पूरा हो चुका है। ये जानकारी उन्होंने एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। पीआईबी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुंबई के नरीमन पॉइंट से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे से यात्रा करने के लिए आवश्यक समय को घटाकर केवल 12 घंटे कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि 12 घंटे में नागरिकों को नरीमन पॉइंट से दिल्ली ले जाऊं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनता मार्च 2023 के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकेगी। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल समेत इन राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही, 50 लोगों की हो गई है मौत, कई हैं लापता। जी हाँ दोस्तों, भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और मकान ढहने की घटना में उत्तरी और पूर्वी भारत में मानसूनी बारिश के कारण पिछले 3 दिनों में 50 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड में 50 लोगों को जान गंवानी पड़ी। दोस्तों मृतकों में 22 लोग अकेले हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड, ओडिशा में 4 और झारखंड में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में ही पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की जान गई है। दोस्तों मरने वालों में 8 एक ही परिवार के हैं। प्रदेश में 10 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार पोक्ता ने कहा कि भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ और चंबा जिले में हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म फेयर पर केस करेगी कंगना रनावत, कारण जानकर घूम जाएगा आपका भी दिमाग। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के बेबाक अंदाज से हर कोई वाकिफ है। लीक से हटकर चलने में वह पूरा यकीन रखती है। उनके कई फैसले हैरान करने वाले भी होते हैं। अब जैसे ही फिल्म फेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है तो एक बार फिर से उनकी चर्चाएं होने लगी है, और वजह यह है कि उन लोगों ने एक अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट कर दिया। दोस्तों अब जहां दूसरे अभिनेता अभिनेत्री इसके लिए उत्साहित होते हैं और फिल्म फेयर का शुक्रिया अदा करते हैं, वहीं कंगना ने इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। दोस्तों इस खबर के बारे में जानकारी किसी का भी सिर चकरा सकता है। अगर दोस्तों बात की जाए कंगना की तो दोस्तों मामला थोड़ा समझ में भी आता है, क्योंकि वह अक्सर ऐसी चीजें करती है जिससे कि लोगों के सिर वैसे ही चकरा जाएं। वह दोस्तों अपने हिसाब से ही चीजें करती है। उनके इस फैसले के पीछे भी उनकी अपनी एक वजह है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक इंस्टा स्टोरी के जरिए जानकारी दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में क्या लिखा। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि 2014 से ही मैंने फिल्म फेयर को बैन कर दिया। उन्होंने इसे अनैतिक, भ्रष्ट और पूरी तरह से अनुचित बताया और कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। कंगना ने बताया कि उन्हें इस साल फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए कई फोन आ रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें थलाईवी के लिए अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन मैं लेना नहीं चाहती हूं। धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीआई के एक्शन पर बोले मनीष सिसोदिया, मैं जांच के खिलाफ नहीं, गुजरात भी जाए एजेंसी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 2 दिनों से सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। रविवार को प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से पूछा कि हम उनके द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीबीआई को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि शराब बैन वाले गुजरात में आखिर जहरीली शराब पीने से लोग मर क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को जांच करनी चाहिए कि आबकारी नीति के क्रियान्वयन
बयान से ठीक पहले इस पर पूर्व उपराज्यपाल के रुख को बदलने की साजिश के पीछे कौन था। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल और मुख्य सचिव की आपस में मिली भगत है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर कोई 2024 में अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री देश के विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल को देश का नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सिसोदिया ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और उनके कुछ दिन बाद ही वहां पर सड़क धंस गई। सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 में प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार होंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर विपक्ष 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताता है तो वह एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर सकते हैं। हाल ही में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी बार राजद नित महागठबंधन के साथ आने वाले कुमार के बारे में यादव ने कहा कि उनको जमीनी स्तर पर अपार समर्थन हासिल है। जनता दल यूनाइटेड, राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के एकजुट होने के बाद महागठबंधन के सत्ता में आने और तेजस्वी यादव ने विपक्ष एकता के लिए शुभ संकेत बताया है। दोस्तों यादव ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि यह संकेत देता है कि अधिकतर विपक्षी दल देश के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों को समझते हैं। इसमें बीजेपी का आधिपत्य भी शामिल है, जिसमें वह पैसे, मीडिया और मशीनरी के दम पर भारतीय समाज के विविधता और राजनीतिक विमर्श को खत्म करने पर तुली हुई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के महान चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं विश्वनाथ आनंद कौन से खेल को खेलते हैं, कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो जल्दी से उस खेल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।